स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन पाइथन के बारे में, बट थोड़ा सा मामला चेंज है। आज हम जुपिटर नोटबुक के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली एक तो पाइथन की सीरीज चैनल पे चल रही है, वो तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। हमने डिक्शनरीज, लिस्ट, टपल, सेट्स पे बात करी। ये वीडियो थोड़ा अलग है, ये वीडियो थोड़ा आगे के लोगों के लिए उस सीरीज़ का पार्ट हो सकती है, बट ये काफ़ी आगे आएगी। वरना ये सीरीज़ में तो अभी जो पाइथन की चल रही है उसमें हम काफ़ी बिगिनर लेवल पे हैं, काफ़ी बेसिक्स पे भी हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ मेरे डेटा साइंस और एनालिटिक्स और साइंस के जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कोडर दोस्त हैं, उनके लिए कि भाई सबसे पहली बात तो पाइथन तो आपने में भी सीख ली। अब ये जो डेटा साइंस वाला पाइथन है, नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, इसमें आपको लग रहा है थोड़ा सा कि कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, खासतौर पे इंस्टॉलेशन में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सीरीज़ के पार्ट से इस वीडियो को आप अलग भी रख सकते हैं, या फिर सीरीज़ के एंड में इस वीडियो को इमेजिन कर सकते हैं कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका नाम हमने कई बार सुना भी है, जुपिटर वॉटेवर। तो बेसिकली एक टूल है। जब भी हम एडवांस का थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं डेटा साइंस पे, एनालिटिक्स पे, मशीन लर्निंग पे, डीप लर्निंग पे, तो इस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, VS कोड नो डाउट एक बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, बहुत कमाल का कोड एडिटर है, और उसमें हमने बहुत पाइथन की फाइलें लिखी होंगी और लिख भी रहे होंगे, और मे बी हमको भी और न जाने कितनी बार लिखनी है। बट जो नॉर्मल पाइथन की फाइल होती है .py, क्या वो वाकई में डेटा साइंस में इतना ज़्यादा हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं? शायद नहीं। हम उसकी जगह कुछ और यूज़ कर रहे हैं। जो वो कुछ और है वही है जुपिटर की आज हम बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इंटरैक्टिव पाइथन, आई पाइथन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि जुपिटर क्या है, डेटा साइंस का कोड हम कैसे, एआई का कोड हम कैसे लिखते हैं, एंड किस तरीके से इसकी ऑनलाइन भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये काम हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे, मे बी गूगल कोलैब, है ना, इस तरह की चीज़ों के बारे में। एंड करते हैं स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्या वाकई में इतना टफ है डेटा साइंस पे काम करना, कि मतलब कोड तो बात की बात है, इंस्टॉलेशन ही नहीं हो पा रहा। ऐसा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आइए इस प्रॉब्लम को आज हम खत्म करते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि भाई क्या करना है। डन, ओके। तो न्यू फोल्डर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एंड इस नए फोल्डर में जाकर के इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ। अगेन लर्निंग में भी नाम हमने रख दिया। अब इस लर्निंग नाम के फोल्डर को भाई ज़रा VS कोड में हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ओके, आज जरा ये, ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओपन फोल्डर, एंड ये हमारे डेस्कटॉप पर ये रहा भाई हमारा लर्निंग। डन, ओके। सो परफेक्टली फाइन, ये हमारा VS कोड यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल ओपन हो गया है, एंड बिल्कुल खाली है, नथिंग फैंसी। अब नॉर्मल हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम बनाते हैं main.py, और यहाँ हम अपना जो कोड है वो हम स्टार्ट कर देते हैं लिखना, एंड इसके बाद हम इसको रन करते हैं, ये हमारे पास ये आउटपुट आ जाता है, नथिंग फैंसी। लेकिन जब हम नमपाई पेंडास की बात करते हैं, या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का कोड लिखते हैं, तो वहाँ पर ये ठीक शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना शायद हमें पूरा कोड एक बार में चलाने की ज़रूरत नहीं होती। सर समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक डेटा एनालिस्ट हो और आप पाइथन से किसी कंपनी के डेटा पे काम कर रहे हो। अब आपको उस कंपनी के डेटा में बहुत सारे कॉलम्स मिले, सेल्स, प्रॉफिट, है ना, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, और आपको लगा चलो भाई डेटा पे काम करते हैं, रीजन और सेल्स देखते हैं भाई क्या हालचाल चल रहे हैं इनके, इनको ज़रा एनालाइज करते हैं। अब वो करने के लिए तो आप पेंडास लिखोगे, वो हम कभी में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। कहाँ पर लिखोगे आज का सेशन वो है। कैसे करेंगे काम, वो तो फिर ऑब्वियसली एनालिटिक्स में लाइब्रेरी पढ़ने की बात हो जाएगी। तो हम ऑब्वियसली इस पे वीडियो बना सकते हैं, नो इश्यूज। बट अभी बात ये कर रहे हैं कि हम कोड लिखेंगे कहाँ पे। तो हमने क्या बात करी, हमने कहा कि भाई पेंडास नाम की लाइब्रेरी होती है, डेटा पे काम करने में काम आती है, एनालिटिक्स में, साइंस में, एआई में, सब में इसकी जरूरत पड़ती है। तो इमेजिन करते हैं कि भाई हम उसी पे काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो हमको मिला क्या, हमको बोला गया कि बहुत सारा डेटा है, कई सारे कॉलम्स हैं, एक्सेल का डेटा आपको मिला है, पाइथन में काम करना है, एंड रोज हैं बहुत सारी, कॉलम्स हैं बहुत सारे, उसमें रीजन नाम का कॉलम है, सेल्स नाम का कॉलम है, कैटेगरी भी है, सब कैटेगरी भी है, पेमेंट मेथड भी है, यूपीआई से पैसा आया, कैश में आया, कार्ड से आया, बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा रीजन और सेल्स पे जरा देखते हैं क्या रिलेशन है, तो आपने रीजन और सेल्स का कैलकुलेशन करके लिख दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। 4-5 रीजन्स हैं, उसके आपको सेल्स अलग अलग दिख गए। अब आपको लगा चलो ये तो हो गया, अब नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड अब अगला जो काम मैं करता हूं, मैं देखता हूं पेमेंट मेथड।
यूपीआई कार्ड है ना, जो कैश है, इनमें एवरेज क्या डिफरेंस है कि ज्यादा पेमेंट किससे हो रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट्स क्या है। और ऐसा करने के लिए फिर आपने कोई नई कैलकुलेशन करी। अब अगर ये कैलकुलेशन आप नॉर्मल पाइथन की फाइल में करेंगे, एक फंक्शन आपने बना लिया रीजन पे सेल्स देखने का, दूसरा फंक्शन आपने बना लिया कैटेगरी के बेसिस पे कुछ काम करने का, तीसरा आपने बना लिया ये पेमेंट मेथड पे कुछ काम करने का। अब आप रन का बटन दबा रहे हैं, रन का बटन दबाते से जितना भी कोड है वो सब चल जा रहा है। अब बाबा जब मैं रीजन पे सेल्स देख चुका हूं, मेरे सामने आंसर आ गया है, और अब मैं नया काम कर रहा हूं जिसमें मैं कैटेगरी पे सेल्स देख रहा हूं, तो मैं रन बटन दबा के रीजन वाला कैलकुलेशन दोबारा क्यों करूं? मैं आपको समझाता हूं। a इज इक्वल टू 5, एक सिंपल वेरिएबल लेते हैं, b इज इक्वल टू 10 लेते हैं। मैंने कहा प्रिंट करना a प्लस बी को, a प्लस बी को प्रिंट कर देना। ये आ गया हमारे सामने, यहां पर भाई बेसिक सी बात है 15। अब मेरे पास 15 आ गया। एक छोटी सी कैलकुलेशन हमने एग्जांपल में ली, यहां पे a प्लस बी एंड 15 हमारे सामने आ गया। अब पॉइंट क्या है, लेट्स से मैं कोई दूसरी कैलकुलेशन करता हूं a माइनस बी। अब जब 15 आ चुका है, a प्लस बी कैलकुलेट हो चुका है, मैं दोबारा रन करूंगा तो a प्लस बी भी दोबारा कैलकुलेट होगा और a माइनस बी तो खैर होगा ही होगा। यही हम नहीं चाह रहे हैं। अभी तो खैर डेटा बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, बड़ी बड़ी रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं कई बार। अब उसमें कोई एक काम करके उससे हम सेटिस्फाई हो गए हैं, आगे नया काम करना है, तो रन बटन दबा के सब कुछ शुरू से चलाना कभी कभी सेंस नहीं बनाता। एंड इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरैक्टिव पाइथन का, इसका नहीं, नॉर्मल पाइथन का। तो ये खराब है? नहीं बाबा, डेवलपमेंट में यही काम आएगा, और दुनिया भर की जो चीजें हम करते हैं पाइथन से वहां यही काम आता है। तो उसमें भी, इंटरैक्टिव पाइथन में भी होता तो यही कोड है ना, खाली चलाने का जो बिहेवियर है वो हम बदल रहे हैं। तो कोड तो पाइथन ही है, बस हम कॉपी चेंज कर रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल पाइथन की फाइल खराब है या कि उसमें कुछ स्पेशल है, यूज केस की बात है साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि ऑडी कार अच्छी होती है या ट्रक, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑडी कार अपनी जगह इंपॉर्टेंट होगी और ट्रक का काम होगा तो ट्रक का ही काम होगा, फिर तो कैसे काम चलेगा। तो कुछ चीजों को कंपेयर करने के लिए मत बैठ जाया करिए, सबका यूज अपना अपना होता है, सब अच्छे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड हमें यूज करना पड़ता है। पूरा कंप्यूटर साइंस होता ही यही है, बात पाइथन की नहीं है। आप अगर इस बात को समझें तो पूरे कंप्यूटर साइंस में ले दे के यही कहानी है। कोई टूल ना खराब है बहुत ज्यादा, ना अच्छा, खासतौर पर जो ट्रेंडिंग है उनकी बात अगर हम करें, कुछ आउटडेटेड हो गया हो तो अलग बात है, कुछ ऐसा परफेक्ट होता ही नहीं है। हम बस एक जुगाड़ से दूसरे जुगाड़ पे जाते रहते हैं, राइट। तो बस वही पॉइंट है, जब जो चीज ज्यादा सूटेबल हो तब उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को तो खैर हम यहाँ से हटाएं, टर्मिनल बंद करता हूं मैं। हम यहाँ एक नई फाइल बनाएंगे विच इज मेन, और डॉट पाई लगाने की जगह हम लिखेंगे IPYNB। अरे बाप रे, थोड़ा फैंसी नाम है, IPYNB, आई पाइथन, आई पाई बोलते हैं इसको, इंटरैक्टिव पाइथन। ये हुआ डन। ओके, तो इसका बेसिकली क्या सेंस बनता है कि भाई यहाँ पे आई पाइथन का हम काम करने वाले हैं। अब आई पाइथन में मतलब होगा क्या, इंटरैक्टिव सेल्स आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्टिव सेल्स? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, कोड। ओके ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओ वी गॉट अ सेल हेयर। ओके ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा डब्बा आपके सामने आ गया है। आप देखेंगे कोड एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार, मैं जितने चाहे बना सकता हूँ। एंड अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये सारे के सारे छोटे छोटे अलग अलग इंडिविजुअल डब्बे हैं, इन्हें सेल कहते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको चलाने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं रन का बटन दबाऊंगा, वो बोलेगा कि भाई देखो, इसको चलाने के लिए आपको चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और पहले तो ये बताइए कि आप पाइथन कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, इसने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है हमसे। क्यों? हम जब काम करते हैं नमपाई पे, पैंडास पे, मैटप्लॉटलिब पे, तो ये लाइब्रेरीज हैं, राइट, ये एक्सटर्नल चीज़ें, इनको डाउनलोड करना पड़ता है। ये पहले से पाइथन में नहीं होती है, पाइथन की ही, बट ये पहले से नहीं होती, चीज़ें एक्सटर्नल है, डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अच्छा बाय द वे, खैर नमपाई पैंडास आजकल बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी आता है, बट ऑब्वियसली पाइथन के लिए ही है सबसे पहले तो अगर इनको इंस्टॉल करना है तो एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कई बार पाइथन का कोई नया वर्जन है
उस पर कोई लाइब्रेरी सपोर्टेड नहीं है, कई बार वो लाइब्रेरी के साथ कोई दूसरी लाइब्रेरी का कंपटीशन हो गया है, वो नहीं जा पा रही साथ में, बड़ा इश्यू हो जाता है। कुछ फेमस लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो नए वर्जन पे चलती ही नहीं। अब टेंसरफ्लो बड़ी फेमस लाइब्रेरी है, डीप लर्निंग में काम में ली जाती है, ये पाइथन के नए वाले वर्जन पे प्रोबेबली ठीक से चलती ही नहीं है। थोड़ा पुराना पाइथन ही चाहिए होता है, क्योंकि जो थोड़ा सा पुराना है प्रोबेबली वो स्टेबल होता है थोड़ा ज्यादा। तो अब ये तो झंझट है, मतलब एक ही लैपटॉप में नया पुराना बहुत सारे वर्जन रखने पड़ जाएंगे। तो देखिए मेरे पास भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3.12.10 है, 3.14.6 है, 3.9.6 मेरे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो कौन सा वाला पाइथन आप वो कह रहा है आपको यूज करना है, तो भाई मैं चलो एक काम करता हूँ, लेटेस्ट वाला ही ले लेते हैं, 14.6 अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे। तो इस पर मैंने एंटर का बटन दबाया और अब मैं यहाँ पर जाकर के एक काम करता हूँ, a = 5, b = 10, और कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ यहीं पे रन का बटन है, आप नोटिस करें यहीं पे रन का बटन है, मैं इसे चला दूंगा, ये यहीं पे आंसर आ गया। ये वाला बटन हमें अब नहीं दबाना है। अगले डब्बे में आते हैं, जाके कहता हूं a + b, प्रिंट लिख दो पूरा, चलो प्रिंट a + b, एंड शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हैं इस रन के बटन का शॉर्टकट। आप देखिए वहीं के वहीं आउटपुट आ गया। तो फर्क क्या पता चला कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग चीजों का कैलकुलेशंस अलग अलग दिखाई देगा। अब मैं नीचे आता हूं, जाके कहता हूं प्रिंट a - b, तो इससे होगा क्या, अब a - b कर रहे हैं तो a और b बना हुआ पहले से है और a + b हो चुका है, तो मुझे अब a - b करने के लिए उन दोनों को चलाने की जरूरत नहीं है, वो चले हुए हैं, मेमोरी में हैं। मैं जब इसको रन करूंगा आप देखिए -5 मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखिए सही बताऊं तो ये जो अभी हमने काम किया है, जुपिटर की एक फाइल बनाई है, इस टूल का नाम जुपिटर है, जुपाइटर बोलना चाहिए। तो जुपिटर में काफी और चीजें भी सपोर्टेड हो जाती हैं। अब पाइथन के साथ साथ जावा भी है, आर भी है, वो सब भी चीजें सपोर्ट हो जाती हैं जुपाइटर में। बट बेसिकली जो ये यूआई आपको दिख रहा है, यूआई माने यूजर इंटरफेस, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो डब्बे हैं, तो ये जो इंटरेक्शन का तरीका है, जो टूल है, ये जुपाइटर हमको देता है। लेकिन इस कोड को, क्योंकि आप जरा सोचें तो फाइल में मैंने कोड लिखा, क्या वो मेमोरी में सेव होता चला जाएगा, कि मतलब फिर नीचे प्रिंट कैसे हो रहा है जब ऊपर वाली चीज चल ही नहीं रही है। तो ये सब जो नौटंकी नाटक है कि भी चलेगा कैसे, डब्बे तो बना दिए, यूआई तो बना दिया, ऐप तो बना दी, इसके पीछे लॉजिक क्या है चलाने का, उस लॉजिक का नाम IPython है, उस कर्नल का नाम IPython है टेक्निकली कहें तो IPython इंटरैक्टिव पाइथन के साथ ही होता है, को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये जो है आपको एक तरीके से ये फीचर देता है कि आप टुकड़ा टुकड़ा करके लिख लो साहब, मैं संभाल लूंगा। इसमें आपको और भी कई चीजें मिलती हैं, मे बी आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे उन पे। लेकिन अब IPython के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कि मैं IPython को कोड दूं, ये जुपिटर नाम की एक तरीके से कहिए कि आप एक फाइल है, एक ऐप है, एक आपका एक इंटरफेस है, एक यूआई है। तो जुपिटर आपको सुंदर सुंदर यूआई दे रहा है, बटन्स, आपको बेसिकली एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एंड यहाँ जो आप कोड लिख रहे हैं उसको समझ करके फिर चलाने का काम आपका नॉर्मल पाइथन का कंपाइलर और IPython मिलकर कर रहे हैं। सो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। तो कोई पूछे व्हाट इज IPython, इंटरैक्टिव पाइथन, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, कोड को लिखना स्टेप बाय स्टेप आसान हो जाता है। IPython पे कोड लिखें कैसे, जुपिटर की सहायता से। जुपिटर और भी चीजें सपोर्ट करता है, हम तो पाइथन से मतलब रखें, हम काहे के लिए भी फिलहाल कहीं और जाएं, डन, जरूरत पड़ेगी तो वहां भी जाएंगे, डन। अब a + b, a - b में हमको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का जो आउटपुट है वो अलग अलग है। अब इसी बहाने मैं आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ पर और बता दूं कि जो हमने काम किया इसमें भी कोई लाइब्रेरी नहीं थी। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक्चुअली में इंपोर्ट करना पड़ जाए, मान लेते हैं मैटप्लॉटलिब को, बड़ी प्यारी सी एक लाइब्रेरी है, ग्राफ वगैरह बनाने के काम आती है। तो मैटप्लॉटलिब अब हमको चाहिए। अब जिन लोगों ने पाइथन पढ़ी है उन्हें तो पता होगा, या कोई इंसान अगर नहीं जानता तो मे बी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा उसको मदद मिलेगी। Ctrl+J हम दबाएंगे, टर्मिनल हमारा, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल जाएगा, ठीक है। पिप इंस्टॉल एंड मैटप्लॉटलिब, कई बार लोगों को ये पिप भी नहीं पता होता। आप उस पाइथन की सीरीज जो कि चैनल पे चल रही है, आई विल रिकमेंड यू कि आप उसको फॉलो करिए। उसमें मैं इस तरह की सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ कि पिप वगैरह क्या होता है। अभी जिन लोगों को नहीं पता, पिप एक टूल की तरह मान लीजिए है, पैकेज मैनेजर आपका है, कि अगर कुछ पाइथन में नहीं है तो इसी की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब ये
कमांड जब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा जाएगी इंटरनेट पर, मैटप्लॉटलिब का जो भी कोड है, जो भी लाइब्रेरी है, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे वो ले आएगी और मैं एंटर का बटन दबाता हूं और ये देखिए मेरे पास काम हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कौन से पाइथन में इंस्टॉल होगा ये, मेरे पे तो बहुत है। दूसरा, एक और बात समझने की है, इस प्रोजेक्ट में जो भी मैंने आपके सामने फोल्डर बनाया लर्निंग नाम का और मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं एक कंपनी का ये प्रोजेक्ट होता वो कर रहा हूं और इस प्रोजेक्ट में मुझे कम से कम 50 लाइब्रेरीज का काम पड़ गया, तो मैंने 50 धीरे 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 करके डाउनलोड करी। अब मैं कल को कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, उस पर मेरे को कोई दूसरी लाइब्रेरीज चाहिए और ये प्रोजेक्ट मुझे किसी को शेयर करना है। अब बात समझिएगा, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, मेरे कंप्यूटर में मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो गया। मैं अब किसी भी फाइल में इंपोर्ट करूंगा, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे, डाउनलोड पे इंपोर्ट लिखूंगा, मेरे लैपटॉप में है, इंपोर्ट कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैं ऐसे करते 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 न जाने कितनी लाइब्रेरीज मेरे लैपटॉप में जमा हो जाएंगी, दुनिया भर के काम पड़ते रहते हैं। अब कल को कोई आके मुझसे पूछे सत्यम सर आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इस्तेमाल किया बताइए, 75 फाइलें हैं आपके कोड में, किसको किसको खोल के मैं देखूं कहां कहां इंपोर्ट है, आप ही बता दो आपने बनाई है, क्या क्या आपने लगाया। वरना फाइलें तो सर बहुत हैं इस प्रोजेक्ट में, लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, 15 20 50 फाइलें हैं, सब में कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया है आपने, कौन कौन एक एक को खोल खोल के नाम देखे, तो आप ही बता दो आपने इंस्टॉल किया, आपको याद होगा। अब मैं कहूं बाबा बड़ा प्रोजेक्ट है, पहली बात तो मुझे याद नहीं, चलो देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या, तो अरे बाबा तो कंप्यूटर में तो इस प्रोजेक्ट की भी सब चीजें होंगी और दूसरे भी प्रोजेक्ट की सब चीजें होंगी। इसीलिए कभी भी हम जब लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं तो ग्लोबली नहीं करते, और भी बहुत सारे कारण है, एक मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं कि ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करते। क्यों नहीं करते? उसको कल को शेयर करने में दिक्कत आएगी। मतलब अगर मैंने मैटप्लॉटलिब को इसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल किया होता, बाकी कंप्यूटर से आइसोलेटेड रखता, तो कल को मैं बोल सकता था ना भाई बताओ इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, तो इस प्रोजेक्ट का अलग है सब कुछ, पूरे कंप्यूटर के साथ खिचड़ी जैसा मिला हुआ नहीं है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में पाइथन का कौन सा वर्जन है वो भी एक अलग बात है। तो चीजों को आइसोलेशन में रखना जरूरी होता है कई बार, कि बाकियों के साथ जाके मत मिल जाओ, क्या मालूम वहां कौन सा वर्जन चलेगा, क्या मालूम वहां कौन सा मैं पाइथन इस्तेमाल करूंगा, क्या मालूम वहां कौन सी लाइब्रेरी के साथ कौन सी दूसरी चीज का बग आएगा। इस प्रोजेक्ट की चीजें इसी में रखो, कॉमन बना करके सबको बांटने की जरूरत नहीं है। कई फायदे होंगे। पहला, कौन सा वर्जन पाइथन का है मैं पूरा उसको अच्छे से मेंटेन कर पाऊंगा। दूसरा, अच्छी चीज ये होगी कि जो लाइब्रेरीज रहेंगी वो यहीं रहेंगी, तो लिस्ट बना करके शेयर वगैरह करने में बाद में डेवऑप्स वगैरह में बहुत काम आएगा। मेरे को चीजों को दिक्कत नहीं आएगी मेरे को बताने में कि क्या इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट यहां है, इसकी लाइब्रेरी भी यही होनी चाहिए, कॉमन बनाने की जरूरत नहीं है। और ये काम जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट से होता है, और जो नहीं जानते मैं इस बात को भी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप सीरीज फॉलो करें पाइथन की, आपको उसमें बिल्कुल ही मैं प्रॉपर ढंग से सिखाने वाला हूँ कि क्या है ये पिप और क्या है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी जिन लोगों को मे भी थोड़ा बहुत पता भी है और बस थोड़ा सा फंस रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक काम करूंगा इस चीज को सिंपल तरीके से रखते हुए। कैसे क्या करना है, सीधा मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं करेंगे, कर लेंगे तो हो जाएगा, पूरे कंप्यूटर में हो जाएगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, कहीं मंगाऊंगा इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर ये बाद में झंझट का कारण बनेगा, चीजें सेपरेट नहीं रह पाएंगी। तो करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर आप VS कोड में थोड़ा कंफ्यूज हैं तो मैंने एक वीडियो VS कोड पे भी बनाई हुई है, तो जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल चैनल पे जाएं और आप VS कोड का भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप VS कोड में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक आपने पाइचाम पे काम किया था या कोई आपने काम किया भी था तो ज़्यादा VS कोड एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी काम आएगा। हाँ जी, तो हमने लिखा कंट्रोल शिफ्ट पी, कमांड पैलेट कहते हैं इसको बाय द वे। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा पाइथन, ये नहीं आएगा अगर आपके लैपटॉप में ये एक्सटेंशन का पेज देखिए यहाँ होता है, यहाँ पर आपने पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कर रखा तो आप यहाँ पे पाइथन को जो है बिल्कुल सर्च कर लें, और ये पाइथन का एक्सटेंशन पैक मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेजरली हमको बेसिकली ये पाइथन एनवायरनमेंट हमको चाहिए है। एंड ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट पी एंड पाइथन मैंने सर्च किया। हमको सर्च करना, बहुत कुछ मिलेगा पाइथन के नाम पे, हमको सर्च करना है क्रिएट एनवायरनमेंट, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया एंड अब वो काफ़ी ऑप्शंस मुझे दे रहा है। क्विक क्रिएट पे मत जाइएगा, ये नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है VENV, इसी पर आप जाएं। वो पूछेगा कौन सा आपको वर्जन इस्तेमाल करना है, चलिए मैं 12 ले लेता हूँ।
कहेगा जो मैं फोल्डर बनाऊंगा जहां मैं सब चीजें इंस्टॉल करूंगा, लाइब्रेरी वगैरह, उसका नाम क्या रखूं? तो डॉट वीईएनवी, डॉट वर्चुअल एनवायरनमेंट, डॉट माने हिडन होगा वो, और उसके बाद मैं उसको लेता हूं। अब या तो मैं खुद बाद में पिप इंस्टॉल करूं, या देखिए कितना अच्छा ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहा है मुझे ही बता दो, मैं अभी इंस्टॉल करके ही बना देता हूं। कई बार इसमें कुछ लाइब्रेरीज नहीं भी मिलती सर्च करने पर, बट एक ऑप्शन आता है फेमस, वो सब मिल जाएगी। तो मैंने कहा भाई पेंडास चाहिए, भाई मैट प्लॉट लिब चाहिए, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पिप भी नहीं लिखना, कुछ झंझट नहीं है, और ये चीजें इंस्टॉल होकर के यहाँ पर आ जाएंगी। एक सेकंड और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैंने main.ipy बनाया था, ये जुपिटर की फाइल बनाई थी IPYNB, तब जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था या इसको चलाया था, तो मैंने अपने नॉर्मल पाइथन से चला दिया था, तब तक ये VENV बनाया ही नहीं था हमने। तो अब यहां पर जा करके इसको भी आप चेंज करके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, और थोड़ा सा भी देखिए परेशान करेगा हमको पाइथन एनवायरनमेंट, ये देखिए ये VENV, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना जरूरी है, यहाँ पे VENV होना चाहिए, वरना मैं इंपोर्ट करूंगा, मेरा जो जुपिटर है ये बोलेगा नॉर्मल पाइथन में जाके ढूंढता हूं, और मैं यहाँ पे अलग से बना के बैठा हूं, तो मतलब क्या बचा, राइट? ये जब आप नॉर्मली पाइथन की फाइलें खोलते हैं, Ctrl+J दबाते हैं, तो वहां इस चीज को एक्टिवेट करना पड़ता है, हाँ, कि पहले एक्टिवेट होना चाहिए फिर पिप इंस्टॉल हो पाएगा। एंड जुपिटर वाली फाइल में यहाँ पर हमको इसको नाम से सेलेक्ट कर देना, एंड दैट इज इट। अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब एक अच्छी बात आपको जुपिटर की और बताऊं, देखिए IPython वगैरह में एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगाएं, और आप यहीं पर पिप इंस्टॉल वगैरह लिख सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल, और आप लिख दीजिए, मान लीजिए कि PYTTSX3, P स्मॉल में लिखूंगा। अब एक लाइब्रेरी है, मैंने इसको चलाया, अब वो पहली बात तो बोल रहा है जुपिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, IPython का कर्नल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कर लो, कहां करोगे? VENV में कर लो, लैपटॉप में तो है ही। VENV अभी नया नया बनाया, उसमें करना पड़ेगा, चीजें सेपरेट रखनी है। तो थोड़ी इसमें ऑब्वियसली मेमोरी ज्यादा लगती है, थोड़ा इसमें झंझट ज्यादा होता है पहली बार का, लेकिन ये जरूरी है कि चीजें अलग अलग रहें। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, और कोई Ctrl+J दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं के यहीं जो काम करना था मेरा हो गया। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके मैं टर्मिनल की कमांड जो है वो चला सकता हूँ, फंडामेंटल्स को बिल्कुल आराम से, एंड अब इंस्टॉल यहाँ पर हो रहा है। अब उसको जो टाइम लगेगा उसको लगेगा, वो दिख भी रहा है बाय द वे नीचे। एंड इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं, हर सेल में मैं जो है अपना कोड लिख करके नीचे उसमें अलग से अपना आउटपुट अलग अलग करके देख सकता हूँ, विच इज़ नाइस। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा, अनफॉर्चुनेटली चल ही गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, कोई इशू नहीं है। अब एक आपको और बात बताऊं, मैंने कहा a = 5, b = अगेन 10, यहां पर इसको रन देते हैं। प्रिंट नहीं लिखना पड़ता IPython में, बड़ी कमाल की बात है। अगर आप a+b सीधा लिख के रन कर देंगे, शिफ्ट एंटर, देखिए 15 आ गया। तो डेटा साइंस जैसी चीजों में बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, भाई एक एक कॉलम कौन प्रिंट बार बार लिखे। याद रखिएगा a-b भी साथ में लिख देंगे तो दोनों नहीं आएगा, जो बाद में लिखा है वही आएगा। फिर दोनों चाहिए तो प्रिंट लिखो, और सही बताऊं तो दोनों चाहिए तो अलग अलग ही लिखो, फिर इसको साथ में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो a-b a+b मेक सेंस। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, तो ये बड़ा एक अच्छा काम हो जाता है। ओके, एक और आपको यहाँ पे चीज सिखाऊं मैं, ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें आप देखिए कोड तो नए नए आ ही रहे हैं। एक सेक्शन आ रहा है मार्क डाउन का, ये देख रहे हैं आप, मार्क डाउन, यहां से भी क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूँ, काफी सारी चीजें सपोर्टेड आप देखिए, है ना। तो मैंने कहा मार्क डाउन, ये वही मार्क डाउन है जो गिटहब में भी रीडमी फाइल बनाते समय आप देते हैं, MD फाइल। जो लोग गिटहब जानते हैं, बड़े अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, नहीं जानते पढ़िए, जितनी जल्दी हो सके गिटहब को अपने स्किल्स के सेट में शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गिट और गिटहब, बहुत जरूरी बेसिक स्किल है गिट और गिटहब। पूरा मास्टर तो खैर बहुत कुछ होता है गिटहब में, फंडामेंटल्स तो पढ़िए कम से कम, राइट। तो अब मार्कडाउन मतलब होता है बेसिकली एक डेकोरेशन की फाइल है, रीडमी हम जब लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट का कि क्या है हमारा प्रोजेक्ट, तो वहां पर भी ये काम आता है। बेसिकली होगा क्या, क्या मतलब है इस चीज का सर? देखिए आमतौर पे जब हम हैशटैग लगा के कमेंट लिखते हैं कि दिस इज अ कमेंट, तो नॉर्मल पाइथन में वो कमेंट टेक्स्ट है और क्या, लेकिन अगर आपने मार्कडाउन की फाइल बना के फिर कमेंट लिखा, क्या बात है, बेहतरीन, एकदम आपके सामने टाइटल आ गया है। ख्याल रखिएगा कि इसमें स्पेस लगाना आप ना भूलें, स्पेस इसमें होना चाहिए, वरना ये फिर दिक्कत हो जाएगी, काम करेगा नहीं। अच्छा, ये सेम चीज अगर आप एक और बार लिखें और आप डबल हैशटैग लगा के, ट्रिपल हैशटैग लगा के, 4 हैशटैग लगा के, 5 हैशटैग लगा के, 6 हैशटैग लगा के देखें, तो लगातार आपको ये देखिए साइज में छोटा होता नजर आएगा, विच इज इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। अगर आप और देखिए, मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं ओके
So this is IPython and I am loving it. अब मैंने ऐसा इसमें कुछ तो भी लिख दिया, डन। तो आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है। अब मैं काम करता हूं, जाके लिखता हूं डैश डैश डैश। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड AI। वैसे तो कोई भी कर सकता है, बट मैं कुछ भी रैंडम सी चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे ट्रिपल हैशटैग्स यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, लाइक देखिए ध्यान से, डैश लिखता हूँ। डैश लगा के क्या होगा, ये तो मैसेज है, इसमें तो क्या ही है, मैसेज है। मैंने कहा नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, स्ट्रिमलेट। अब ये देखिए लिस्ट बन गई, कितना अच्छा। आप टेबल, लिस्ट सब बना सकते हैं, इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा आपका। यहाँ पे कितनी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत आपका काम इजीली हो जाने वाला है। एक छोटी सी आपको हिंट और दे दूं, आप चाहें तो यहाँ पर जा करके इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लिखिए, बड़े वाले ब्रैकेट एंड देन छोटे वाले ब्रैकेट। इन छोटे वाले ब्रैकेट्स में आप किसी फोटो का लिंक ला के लगा दें, या आपकी हो तो लिख दें, और यहां पर आप उस फोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन या कुछ टेक्स्ट लिख दें, वो फोटो आपके सामने आ जाएगी साहब। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सजा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड IPython आपको ना सिर्फ कोड लिखने में मदद कर रहा है, कोड को सजाने में भी मदद कर रहा है कि किस तरीके से हमारा जो काम है वो हम कर पाएंगे। एंड इट इज़ वेरी ईजी, बड़ा कन्वीनियंट हमारा जो है हो जाता है काम। हम धीरे धीरे करके IPython की फाइलों को इंपोर्ट कर करके यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। ख्याल एक बात का रखेंगे थोड़ा सा, कि जो ये VENV है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसमें जाके कुछ ना बनाएं हम, इसको हम अलग से रखें एंड दैट इज इट। और इसको उसके बाहर ही रखना है, उसके अंदर जाके कुछ नहीं बनाना है, इसको हमको आइसोलेटेड ही छोड़ना है। जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो सब यहीं पे लिब में आप देखिएगा इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। ओके, अब एक काम आखिरी हम और करें कि जो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करी, एक बात तो और ये कि जब हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो 2-3 चीजें और भी इंस्टॉल हो जाती हैं जो उसको चाहिए। मान लीजिए हमने A इंस्टॉल करा, A को चलने के लिए 5 चीजें और चाहिए, तो वो कर लेगा, ऐसा होता है पाइथन में। तो अब मान लीजिए मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं कि क्या क्या भाई इंस्टॉल करा है हमने अभी तक, तो कैसे करेंगे? Ctrl+Shift+P, क्या लिखेंगे? Ctrl+Shift+P, और इससे क्या बनाया था हमने? इन्वायरमेंट बनाया था। अब इन्वायरमेंट तो हमने इससे बना लिया। जब हम इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं VENV 3.12, अगेन वो कहेगा है पहले से VENV 2, पाई का ऑप्शन आता है आपके पास कि आप सेलेक्ट कर लो कि क्या क्या आपको चाहिए। अब मान लीजिए ये प्रोजेक्ट मैं किसी को दूं, मैं उसे अपनी फाइलें दे दूंगा, main.py दे दूंगा, अपना डेटा दे दूंगा, जो भी अपना IPython है वो दे दूंगा। मैं उसे वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं दूंगा, और जब मैं किसी और को देने से मना कर रहा हूं तो सीधी सी बात है गिटहब पे भी नहीं अपलोड होगा। गिटहब पे कोड जाएगा। हम एक लिस्ट बना करके सामने वाले को दे देंगे कि भाई ये मैंने इंस्टॉल करा था, तुम भी कर लेना, तुम्हारे पास भी इंटरनेट है, तुम कर लो। मैं काहे को तुमको लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करके दूं? जो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से उठाया था वो तुम भी उठा लो, कोड मेरा है वो तुम ले लो। तो कभी भी लाइब्रेरीज वगैरह शेयर नहीं की जाती, बेमतलब हम बंडल का साइज, बिल्ड का साइज नहीं बढ़ाएंगे, राइट? तो Ctrl+J, क्या करना है? कमांड लिखनी है, बट वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्टिवेट जब तक नहीं हो जाएगा काम नहीं होगा। एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? जब तक हमारे टर्मिनल ने ये रियलाइज नहीं कर लिया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट इस लैपटॉप में है और जो भी कमांड चलानी है उसके अंदर चलानी है, तो फिर तो वो बाहर ही चलाएगा, फिर मतलब क्या है? तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब यहाँ IPython में तो बड़ा आसान था कि कोने में जाके बस नाम चेक कर दो। अब एक कोड लिखेंगे, पिप freeze greater than requirements.txt। तो पिप फ्रीज माने होता है कि जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में, पूरे कंप्यूटर में नहीं इसलिए तो अलग आए हैं, इस प्रोजेक्ट में लगने वाली लाइब्रेरीज हैं, उनको आप एक फाइल में सेव कर दो। ग्रेटर देन मतलब सेव कर दो, उसमें जाकर के फाइल का नाम है requirements.txt। रिक्वायरमेंट्स ही बनाइएगा, नाम जरा यही रखना है, डन।
तो requirements.txt में आप देखिए भाई साहब सारी चीज़ें आ गई, इतनी तो इंस्टॉल भी नहीं की थी, कई सारी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने अपने आप कर ली। किन लोगों ने? मैटप्लॉटलिब ने, पैंडास ने। उनको चलने के लिए कुछ चाहिए था, उन्होंने पूरा लिस्ट बना करके दे दी कि भाई ये सब हमको चाहिए, डन। अब कल को मान लीजिए किसी आदमी के पास ये वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं हो, मैं डिलीट कर रहा हूं, देखिए कंट्रोल डिलीट मैंने दबाया, गया। इमेजिन करते हैं कि ये किसी नए आदमी का लैपटॉप है, उसको उसने मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, मैंने उसको दिया है। अब वो क्या करे? कंट्रोल शिफ्ट पी दबाए, क्रिएट एनवायरनमेंट पे जाए, वीएनवी को सिलेक्ट करे, पाइथन का वर्जन ले, नाम बताए, ध्यान दीजिए सर्च करने के साथ साथ इंस्टॉल का बटन आ गया। requirements.txt का नाम पहचान लिया पाइथन ने, उसने कहा इसी फाइल में रखा है ना नाम, देखिए थोड़ा बदल भी सकते हैं बट यही रखिएगा। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया एंड अपने आप वीएनवी तो खैर बन ही जाएगा, उसमें पिप इंस्टॉल भी सारे हो जाएंगे जितने थे, मुझे चेक भी नहीं करना। तो दिस इज हाउ हम कोई प्रोजेक्ट जो है वो शिप वगैरह करते हैं, काम में लेते हैं। एक लास्ट छोटी सी बात, अगर आप गिट वगैरह जानते हैं तो एक गिट इग्नोर की फाइल बना करके, गिट इग्नोर की फाइल बना करके उसमें आप वीएनवी वगैरह को मेंशन कर सकते हैं कि भाई गिटहब पे कभी भी वीएनवी अपलोड नहीं होना चाहिए, कोड जाए requirements.txt जाए। सो दिस वाज इट। इस तरीके से अपना पूरा काम हो पाता है। एंड आई पाइथन में बड़े फीचर्स हैं साहब, आप परसेंटेज टाइम यहाँ पर लिख दें एंड उसके बाद फिर आप एक काम करें, आप कहें सुनो एक काम करो, सम निकालो, किसका? एक लिस्ट का, चलो मान लेते हैं 1000 10,000 इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। आप देखिए परसेंटेज टाइम ऐसे नॉर्मली हम नहीं लिख पाते, इसने सीपीयू ने कितना टाइम लिया, क्या उसका पूरा मैकेनिज्म रहा, कितने मिली सेकंड सब कुछ उसने बता दिया है। तो आई पाइथन में करने के लिए बड़े काम होते हैं, तो इन पे भी आते हैं, इनमें बड़े मैजिकल फंक्शंस हैं। बट अभी इंस्टॉल कैसे करना है, क्या है ये आई पाइथन, जुपिटर क्या है और ये कैसे हमारे लाइब्रेरीज के साथ काम करेगा, ये अभी हमको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर रेडी कि हम नंपाई पेंडास जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कर पाए। बाकी तो ठीक है, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, धीरे धीरे हम आते हैं उस पर भी। एंड अगेन लास्ट टाइम नॉर्मल पाइथन अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही इस्तेमाल में होता है। बट कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती कि सारा कोड एक बार में चलाएं। सो दैट इज वाई आई पाइथन आया, इंटरेक्टिव पाइथन, जो कि कर्नल है काइंड ऑफ पाइथन का। उस कर्नल को यूआई जो है वो जुपिटर देता है। जुपिटर वो ऐप है जिस पर हमको सेल्स दिखाई देते हैं, उन सेल्स को समझ के चलवाने का काम आई पाइथन करता है। सो दिस वाज इट। एंड अब इसमें जैसा मैंने कहा और भी फीचर्स हैं, अगली वीडियो में उन्हें भी लेते हैं। फिलहाल आप पहले स्टार्ट तो करें पहले अपनी जर्नी, फिर चीज़ें तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ डेप्थ में आती रहेंगी, ख़त्म कब होती है पढ़ाई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड अगेन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि पिप वगैरह नहीं पता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये क्या है, इम्पोर्ट ही नहीं पता क्या चीज़ होती है, तो ये वीडियो अभी आपके लिए थी ही नहीं। ये वीडियो थी डेटा साइंस एनालिटिक्स वालों के लिए, उनको जिनको बेसिक पाइथन आ गया है या आ रहा है, बेसिकली थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। और अगर आप पाइथन को पढ़ने से पहले जो कोर पाइथन है उसे ठीक से पढ़ना चाहते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फिर सीरीज को फॉलो करें और अच्छे से समझें कि भाई क्या है ये इंपोर्ट वगैरह पिप वगैरह, राइट, ताकि आप डेटा साइंस एनालिटिक्स जनरेटिव एआई में बढ़िया काम कर पाएं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग।